हेलो दोस्तों, दिस इज अशोक जांगीड़ और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ रहे हैं वॉइस और वॉइस में हमारा ये चौथा सेशन है, अर्थात वॉइस पार्ट 4। तो आप सभी का स्वागत है तहे दिल से यहाँ पे। आज के सेशन में हम जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस लेने वाले हैं, इन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की खास बात ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा, उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में तुरंत बाद में टू इन्फिनिटी का प्रयोग करने वाले हैं। यानी आज हम इन्फिनिटी वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इन्फिनिटी वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी को भी हम दो भागों में बांटते हैं। हालांकि इन्फिनिटिव तीन प्रकार के होते हैं। यस, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। आपने सिर्फ दो सुने होंगे, टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, और तीसरा एक और है जिसका मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा। मजा आ जाएगा आपको उसको पढ़ करके। उसको अपन कहते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव। लेकिन यहां पर इस सेशन में मैं स्प्लिट इन्फिनिटी की बात नहीं करूंगा, अलग से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन किसकी बात कर रहे हैं? इन्फिनिटिव वाले एक्टिव वॉइस की बात करेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन्फिनिटिव है क्या। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव जो होता है उसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक को अपन कहते हैं टू इन्फिनिटिव और दूसरे को अपन कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ये जो टू इन्फिनिटिव है, इसको आप चाहें तो फुल इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे, फुल इन्फिनिटिव भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरी तरफ बेयर इन्फिनिटिव को आप इन्फिनिटिव विदाउट टू भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? समझ गए आप? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सा इतना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप किसका इस्तेमाल करें? टू का इस्तेमाल करें। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाएगा? टू इन्फिनिटी कहलाएगा। और जहां पर वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग नहीं कर रहे? टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या नाम देंगे? बेयर इन्फिनिटिव नाम देंगे। हाल फिलहाल आप सिर्फ इतना ही जानिएगा। इन्फिनिटी आपको पूरा पढ़ना है तो अलग से सेशन में अपन चलेंगे, वहां पर पूरे इन्फिनिटी को पढ़ेंगे, इन्फिनिटी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस किस रूप में हो सकते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ मैंने इतना बताया कि इन्फिनिटिव मोटे तौर पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको अपन बेस फॉर्म भी कहते हैं, उससे पहले जब आप टू का प्रयोग कर लेते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो टू इन्फिनिटी कहलाता है। और जब हम इससे पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये कहलाएगा बेयर इन्फिनिटिव। तो चलिए, अपन बात कर रहे थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो मैं उन सेंटेंसेस की बात करने वाला हूं जहां पर एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा हो। किसका प्रयोग हो रहा हो? इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा हो। तो पहले अपन बात करेंगे इसकी टू इन्फिनिटिव की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? टू इन्फिनिटिव की। ठीक, तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी? टू इन्फिनिटिव वाले वाक्य। कौन से वाक्य कर रहे हैं जी? टू इन्फिनिटी वाले वाक्य। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लेने जा रहे हैं? पहला पैटर्न देखिएगा जो यहां पर अपन इसमें लेंगे वो कौन सा होगा? एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब बी का। उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात इसको क्या कहेंगे? जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप क्या कहेंगे? यस, जवाब दीजिए। ठीक है, टू इन्फिनिटी कहेंगे। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? वाक्य में ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर आप सेंटेंस को रैप अप करेंगे। ठीक है जी। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बी आएगा, फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा, और फिर प्रयोग होगा किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आना है, बी के रूप को, उचित रूप को रखना है,
अब देखिए क्या करना है। आप हमेशा हमेशा के लिए मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरे कहने से आप एक फ्रेज याद कर लीजिए कि जहां पर जिस सेंटेंस में टू इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ है और उसे पैसिव वॉइस में ढालना है। किसका प्रयोग हुआ है? टू इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? टू इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ है। जी हां, टू इन्फिनिटी का। और इसे ढालना किसमें? पैसिव वॉइस में ढालना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका पैसिव वॉइस टू और पैसिव वॉइस में बी ऐड कर दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइए। ठीक है, आप इस चीज को याद कर लीजिए कि किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि बी के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, बी नहीं और भी आ सकते हैं, फिलहाल आप इतना याद रखिए टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसी का पैसिव वॉइस बनाना है, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका पैसिव वॉइस का। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर बाई का यूज करेंगे और फिर अपने सब्जेक्ट को एज यूजुअल जैसा कि अपन रखते आए हैं उसी प्रकार से यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां थोड़ा सा अपन एक बार बात करेंगे बी के कौन कौन से रूप आ सकते हैं। बी का यहां पर प्रेजेंट रूप आ सकता है, अर्थात इज आ सकता है, आर आ सकता है और एम आ सकता है। ठीक है, यहां पर बी का पास्ट रूप आ सकता है, अर्थात वॉज आ सकता है और वर भी आ सकता है। देखिए दोस्तों, जब यहां इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में इस प्रकार से जब बी का प्रयोग टू इन्फिनिटी से पहले होता है, ध्यान दें, तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो किस प्रकार से होता है, क्या होता है, समझ लीजिएगा। आप इसे स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से इसे काम में ले सकते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार से यहां पर एक्टिव वॉइस में बी का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ वर्तमान के लिए यह होता है कि कोई कार्य करना प्रस्तावित है। जैसे मैं कहूं आई एम टू स्टडी इंग्लिश, आई एम टू स्टडी इंग्लिश, दैट मीन्स उसका मतलब ये होता है कि मुझे इंग्लिश पढ़नी है, अर्थात ये अभी काम मुझे करना है, कार्य करना प्रस्तावित है। लेकिन यही बात मुझे पास्ट के लिए कहनी होती कि यार पास्ट में मुझे कोई काम करना था यार, कर नहीं पाया, वो एक अलग बात है, करना था। आई वॉज टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी थी जो कि मैं नहीं पढ़ पाया। ठीक है, लेकिन आपको ये सेंटेंस नहीं कहना है कि मुझे इंग्लिश पढ़नी थी, मैं यहां हूं आपके लिए, आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूं। आपकी जो भी समस्या हो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट इस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेकर के आते हैं। पहला एग्जाम्पल लीजिए, चलिए उसी एग्जाम्पल को ले लीजिए जो अभी मैंने मुंह से बोला था। क्या था सेंटेंस? आई एम टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी है। सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आपकी वर्ब बी का प्रयोग हुआ। टू स्टडी क्या है? टू इन्फिनिटिव है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश स्टडी, पढ़ना, क्या पढ़ना? इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप इधर ले आइए। इंग्लिश इज टू, क्या रखेंगे? बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, स्टडीड बाय मी, ये रहा आपका पैसिव। इंग्लिश इज टू बी स्टडीड बाय मी, कि मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ी जानी भाई। ओके, और देखिए, ही वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स, उसे कार्ड्स बांटने थे। अब ये कार्ड्स भैया कोई से भी हो सकते हैं, कोई इन्विटेशन कार्ड हो सकते हैं, हो सकता है शादी के कार्ड और हो सकता है वो 52 पत्तों वाले वो कार्ड्स भी हो सकते हैं, कोई से भी कार्ड्स हो सकता है। लेकिन फिलहाल सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसे कार्ड्स बांटने थे, यानी उसने काम नहीं किया, काम करना था लेकिन नहीं किया। ओके, सब्जेक्ट है वह बी है, ये आपका टू इन्फिनिटिव है। डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, क्या बांटना? कार्ड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। लेके आइए आप इसे ऑब्जेक्ट को, क्या रखेंगे? कार्ड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है? तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि प्लूरल है, तो वॉज तथा वर में से आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल समझदारी भरा आपका स्टेप है, क्या लिखने वाले आप? वर लिखने वाले हैं। कार्ड्स वर। अब क्या करें? इसे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखिए आप। कार्ड्स वर
टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस तैयार कर दीजिए, अर्थात क्या रख दीजिए, हिम रख दीजिए। बहुत ही आसान सा है ना दोस्तों, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को भूलिएगा मत, ओके, ठीक है। तो अभी अपने एक्टिव वॉइस में कौन सा पैटर्न पड़ा है, ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सा पैटर्न पड़ा है जहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या आया हो, बी का रूप आया हो, ठीक है, अर्थात इज, एम, आर या वॉज आया हो, फिर क्या आया हो उसमें टू इन्फिनिटी और फिर ऑब्जेक्ट आया हो, तो हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया है, ओके। आगे बढ़े दोस्तों, अभी हम दूसरा पैटर्न लेने जा रहे हैं। दूसरे इस पैटर्न में एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव का कोई रूप होगा, ठीक है, हैव के रूप की बात करेंगे अभी, फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पहले हैव के रूप की बात कर लेते हैं। हैव के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है, दो रूप होते हैं, ठीक है, एक आपका प्रेजेंट हो गया और एक आपका पास्ट हो गया। प्रेजेंट में आपका रूप क्या होगा, इसमें हैज तथा हैव होगा, पास्ट में क्या होगा, हैड होगा, ओके दोस्तों। चाहे तो आप फ्यूचर का इसका रूप भी ले सकते हैं, विल हैव टू ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, विल हैव टू को आप इसमें चाहे तो ले सकते हैं, ओके। अब आपको क्या बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को लेकर के आओ, सब्जेक्ट के ले आए, फिर क्या करोगे, आप हैव के रूप को रख देंगे, जो भी उचित होगा रख देंगे जी। फिर क्या करोगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी का पैसिव, बोलिए, अभी बताया था, बोलिए फटाफट बोलिए क्या बनेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस क्या बनता है जी, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। क्या लिखोगे आप, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपका टू इन्फिनिटी का क्या रहा, पैसिव वॉइस रहा। फिर आप क्या करोगे, बाई लगाओगे, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके रख दोगे, ठीक है। मेरे ख्याल में यहां पर कोई समस्या नहीं है। यहां पर एक अतिरिक्त बात जो है वो आपको जरूर बता दूं कि यहां पर इस प्रकार से जब टू इन्फिनिटी से पहले जब हैव के रूप का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोई कार्य जो आप करने वाले हैं वो आप करने के इच्छुक नहीं है, आपका ज्यादा मन नहीं है, आपको मजबूरी से वो कार्य करना पड़ रहा है, यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग, ठीक है। आप किसी कार्य को करने के लिए क्या है, मजबूर हैं, आप करना नहीं चाहते, करना पड़ रहा है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यानी आप मजबूर हैं, यू आर कंपेल्ड। इसी बात को यदि आप पास्ट में लेकर के जाएं, अर्थात भूतकाल में, पास्ट में आपको कोई कार्य मजबूरी से करना पड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड टू गो टू जयपुर यस्टरडे, कि कल, बीते हुए कल को, यस्टरडे को मुझे क्या करना पड़ा, जयपुर जाना पड़ा। दैट मीन्स मेरा मन नहीं था लेकिन मुझे जाना पड़ा। इसी तरह से फ्यूचर में कोई काम मजबूरी से करना होता है, अक्सर अपन बोल ही देते हैं, अरे यार कल तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, कल तो मुझे क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, टुमारो आई विल हैव टू ज्वाइन द क्लास, ओके, समझ गए। तो हैव टू का प्रयोग जो है यहां पर आप करने वाले हैं, और हैव टू का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को आप करने के इच्छुक नहीं है, आपको मजबूरीवश वो कार्य करना पड़ रहा है, यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग, ओके। चलिए पैसिव वॉइस बना करके देखते हैं। जैसे शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है। दैट मीन्स शी इज नॉट विलिंग टू कुक फूड बट शी हैज टू, दैट मीन्स उसकी इच्छा नहीं है लेकिन ये काम उसे करना पड़ता है। स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट है, हैव का रूप प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट सिंगुलर के साथ हैज है, टू कुक क्या है आपका टू इन्फिनिटिव है, और फूड क्या है, इस कुक का ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लेकर के आइए, लिखिएगा आप फूड हैज टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था आपको, टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस हमेशा क्या होता है,
टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर बाई लिखिए, बाई लिख दिया। अब क्या करेंगे, शी का ऑब्जेक्टिव केस लेकर के आइए, अर्थात शी की बजाय आप क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ओके, एक और देख लीजिए। राम हैड टू किल बाली, कि राम को बाली को मारना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ये काम करना पड़ा। कब? प्रेजेंट में या फिर पास्ट में? ठीक है, जवाब मिला, कब करना? पास्ट में। ओके, तो हमने हैड टू का प्रयोग किया। सब्जेक्ट है आपके पास, सब्जेक्ट के बाद हैव का रूप है, पास्ट फॉर्म है। टू किल क्या है? टू इन्फिनिटिव है। बाली यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए, बाली। हैव के रूप को लिखिए, हैड। टू किल अर्थात टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बोलिए, क्या होता है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? टू बी किल्ड बाय राम। ये रहा आपका क्या? पैसिव वॉइस। ओके, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप, मेरे ख्याल में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या हो सकता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या मिल सकता है? वर्ब बी मिल सकती है। ठीक है, फिर आपको क्या मिल सकता है? गोइंग शब्द मिल सकता है। गोइंग के साथ और आपको क्या मिल सकता है? अबाउट भी मिल सकता है। ध्यान दे लीजिएगा, गोइंग के साथ क्या मिल सकता है? अबाउट भी मिल सकता है। फिर आपको क्या मिलेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात टू इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। यहां पर अपन थोड़ा सा रुकेंगे। यहां पर देखिए क्या हुआ, बी का प्रयोग तो अपन ने पहले भी किया था। फर्स्ट, आज के इस सेशन के फर्स्ट स्ट्रक्चर में अपन ने बी का प्रयोग किया था, फिर टू इन्फिनिटी भी आया था। लेकिन यहां पर इनके बीच में क्या आ गया? या तो गोइंग शब्द आ गया है या फिर अबाउट शब्द आ गया है। क्या आ गया जी? गोइंग या फिर अबाउट जैसे शब्द जो है यहां पर आ गए हैं। आपको इन शब्दों को अर्थात इन फ्रेजेस को एज इट इज अर्थात जैसा है वैसा ही रहने देंगे। इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये जैसे है वैसे के वैसे यहां पर काम में आ जाएंगे। ठीक है, इनको वैसा का वैसे ही वहां पे रखना है। तो पैसिव वॉइस कैसे तैयार होगा इनका? पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, फिर बी का जो रूप है उसे रखेंगे। ठीक है, गोइंग दे रखा है तो गोइंग को वैसा का वैसे रखना है। अबाउट दे रखा है तो उसे भी वैसा का वैसा ही रखें। फिर आप इसका पैसिव वॉइस बोल दीजिए। बड़े ही समझदार लोग हैं अभी आप तो, ठीक है, आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बोलिए। क्या बोलेंगे? मेरे साथ साथ बोलिए, साथ साथ बोलिए। टू प्लस आगे बोलिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस क्या होता है जी? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक रिदमिक वे में बोल दीजिए, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेक ए रिदम। ओके, तो क्या लिखेंगे? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके टू इन्फिनिटी का पैसिव तैयार हुआ। फिर क्या रखेंगे? बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ला करके आप यहां पर रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बाई के बाद में आपको क्या करना है? बाई के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लेकर के आना है। ठीक है, अब ये जब गोइंग लग जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? अबाउट लग जाता है तो इसका वाक्य में क्या अर्थ होता है? बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स टू इन्फिनिटी वाले जो अपन किसी ऑक्सिलरी के साथ यूज कर रहे हैं, बड़े ही अनोखे मीनिंग्स लेकर के आते हैं आपके लिए। अच्छे से स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं। आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में स्पोकन इंग्लिश में आप इसे बहुत अच्छे से खूबसूरती से आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, गोइंग टू का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक सेंटेंस के साथ आप देख लीजिए। सेंटेंस के साथ साथ देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वाक्य देखिए, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप। आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप।
अर्थात मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं और यहां से चल करके मैं किसी दुकान को खोलने जा रहा हूं। That's not at all the meaning of this sentence. Okay, the meaning of the sentence is I have an intention to open a shop in the coming time. I mean to say in the coming future. That means I am intended to open a shop. अर्थात मेरा इरादा है निकट भविष्य में कोई शॉप अर्थात दुकान खोलने का। तो जब भी गोइंग टू का प्रयोग होता है बी के साथ में, तो इसका मतलब यह होता है कि मैं किसी कार्य को निकट भविष्य में करने का इरादा रखता हूं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट है, बी का प्रयोग है, गोइंग फ्रेज इस्तेमाल हुई है, टू ओपन यहां पर टू इन्फिनिटिव है, और अ शॉप खोलना, क्या खोलना, अ शॉप ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट को लेकर के आइए, अ शॉप। अब इसके साथ आप एम का यूज तो नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखोगे, इस लिखोगे। ठीक है, गोइंग शब्द को वैसा का वैसा ही वापस रख दीजिए, रख दिया जी। अब टू ओपन, ठीक है, आप अब इसको लेकर के आइए। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बोलिए, सही जवाब देना आपको, गलत दे ही नहीं सकते आप। टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात टू बी ओपन्ड बाय, और आई का आप क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बना, अ शॉप इज गोइंग टू बी ओपन्ड बाय मी। ये रहा आपका इसका पैसिव वॉइस। चलिए लगे हाथ ही अपन अबाउट टू की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, अबाउट टू का मतलब क्या होता है, पहले सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज अबाउट टू ओपन द डोर, अर्थात वह दरवाजा खोलने वाली थी, खोला नहीं था। ठीक है, खोलने वाली थी। तो अबाउट टू का बी के बाद जब अबाउट टू का प्रयोग होता है तो इसका मतलब यह होता है कि कोई कार्य अभी हुआ नहीं है, होने ही वाला है या होने ही वाला था। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई वॉज अबाउट टू स्लैप हिम, दैट मीन्स मैं उसे थप्पड़ मारने वाला था, मारा नहीं था भाई, मारने वाला था। ठीक है, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, मैच शुरू होने ही वाला है, अरे हुआ नहीं है, होने ही वाला है। मतलब समझ गए ना आप, बिल्कुल करेक्ट, यही बात है कि कोई कार्य हुआ नहीं है, होने ही वाला है। ठीक है, आई एम अबाउट टू, यस, आई एम अबाउट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मैं अपना परिचय देने ही वाला हूं। ठीक है, समझ गए आप कि कोई कार्य हुआ नहीं है, होने वाला है, वहां पर आप किसको काम में लेंगे, वहां पर आप बी के बाद अबाउट टू को काम में लेंगे। चलिए स्ट्रक्चर को नोट कीजिए, सब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब बी का पास्ट फॉर्म अर्थात वॉज तथा वर्ब में से सी के साथ वॉज मिला है, अबाउट का प्रयोग हुआ, इसके बाद टू ओपन। ठीक है, ये आपका टू इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द डोर शब्द जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आइए, क्या लिखेंगे, द डोर। इसके साथ में आप क्या लिखेंगे, वॉज सिंगुलर है, द डोर वॉज, अबाउट को वैसा का वैसा ही रख देंगे, द डोर वॉज अबाउट। टू इन्फिनिटी का पैसिव क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या रखेंगे अपन, टू बी ओपन्ड बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे आप, हर। द डोर वॉज अबाउट टू बी ओपन्ड बाय हर, उसके द्वारा दरवाजा खोला जाने वाला था, खोला नहीं गया था, खोला जाने वाला था। ओके दोस्तों, समझ गए कि इसका अर्थ क्या हुआ कि दरवाजा खोला जाने वाला था उसके द्वारा। ओके, अब आगे चौथे पॉइंट में हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस में कि यदि यहां पर आपका वाक्य किससे प्रारंभ हो जाए, देयर से प्रारंभ हो जाए, और देयर के बाद क्या दे रखा हो, बी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, बी दे रखा हो, ध्यान दे लें। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दे रखा हो, कोई नाउन दे रखा हो, फिर इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, अर्थात टू इन्फिनिटिव का प्रयोग यहां किया गया हो। ध्यान देंगे, ये आपको बहुत ही सरल नजर आएगा और है भी वाकई में बहुत इजी है। ठीक है, अब चूंकि वाक्य का
जो स्टार्ट है, शुरुआत जो है वो देयर से हुआ है। और देयर का प्रयोग जो है हम दो प्रकार से करते हैं। पहले भी मैं इसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेशन में उसमें बात कर चुका हूं कि देयर का प्रयोग जब किसी स्थान को इंगित करता है तब हम उसे लोकेटिव देयर नाम से पहचानते हैं। तब वहां देयर का प्रयोग जो है किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में होता है। ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में जब हम करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब वर्ब बी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर जो है वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर देयर जो है किसी रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, अर्थात इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है, डमी सब्जेक्ट कहलाता है। तो हाल फिलहाल यहां पर देयर जो है काम कर रहा है किसका, डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, देयर को वैसा का वैसा ही रख देंगे, फिर बी दे रखा है उसे भी वैसा का वैसे ही रख दीजिए, फिर नाउन दे रखा है उसे रख दीजिएगा। अब टू इन्फिनिटिव, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बनाइए। आप बोलिए टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस क्या होता है, बोलिए फटाफट बोलिए, बोलिए टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रहा आपका टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस, और यही इस सेंटेंस का भी क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। तो ये सेंटेंस का क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, जैसे सेंटेंस देखिए, देयर इज नाउ टाइम टू वेस्ट। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, कि बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास और आपके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इसीलिए आपको क्लासेस में बिल्कुल कोई डायलॉगबाजी नहीं मिलेगी, पूरा कंटेंट मिलेगा, विशुद्ध कंटेंट मिलेगा, सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर मिलेगा। मैंने वादा किया था इस यूट्यूब चैनल को ओपन करने के साथ ही आपसे वादा किया था कि जब भी आऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आपके लिए सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर ही लेकर के आऊंगा। ठीक है, कहीं सुनी बातें नहीं होगी, बिल्कुल सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देयर लिखेंगे। बी, इसको रिपीट कीजिए, लिखिए वैसा का वैसा ही, नाउ टाइम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए, टू वेस्ट अर्थात टू इन्फिनिटी का, तो क्या लिखेंगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड। ठीक है, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, अर्थात देर से यदि वाक्य प्रारंभ हुआ है तो उसमें जो टू इन्फिनिटी दे रखी है केवल उसी का आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, एक सेंटेंस और लिखेंगे, देयर वॉज अ मैन टू एडमायर। There was a man to admire। ठीक है, देयर आ गया, वह बी है, a man नाउन है, to admire ये आपके लिए क्या है, ठीक है, टू इन्फिनिटी है। तो लिखेंगे there was a man to be admired। ठीक है, ये रहा आपका पैसिव वॉइस, तैयार हो गया। बहुत ही आसान सा था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, समझ गए आप। अर्थात देयर से वाक्य प्रारंभ हुआ एक्टिव वॉइस का, और उसमें ठीक जो अंत में टू इन्फिनिटी दे रखी है, केवल उस टू इन्फिनिटी का ही आपको पैसिव वॉइस बनाना है। बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। आपको सिर्फ इसी को ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, अगले स्ट्रक्चर पे चलेंगे अभी अपन। यहां पर टू इन्फिनिटी का हम पांचवा स्ट्रक्चर लेने जा रहे हैं। यहां पर क्या होगा, जो आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है, इसकी प्रारंभ में आपको क्या मिलेगा, इट मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर टाइम शब्द मिलेगा, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी मिलेगा, और इस इन्फिनिटी का फिर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ये किसका होगा, ये इस टू इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर पैसिव वॉइस बनाना और भी आसान है,
करना क्या आपको, सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय इट को वैसा का वैसे रख दीजिएगा, बी का रूप वैसा का वैसे ही रखिए, अर्थात टाइम शब्द है उसको भी वैसा का वैसा ही रख दीजिए। यानी आप क्या करने वाला है, इट प्लस बी प्लस टाइम, इसको एज इट इज रिपीट कर दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आइएगा। किससे पहले, टू इन्फिनिटी के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको टू इन्फिनिटी से पहले ले आइए। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, उससे पहले फॉर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, फॉर लगा दीजिए। लगा दिया फॉर, प्लस जो ऑब्जेक्ट था उसको रख दीजिएगा। फिर इस टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस अर्थात टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा। बस आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को एज इट इज आप क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे यहां पे, उससे पहले फॉर लगा देंगे और टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस अर्थात टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख देंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, ठीक है, यहां पर आपने इट के साथ में बी का प्रयोग किया है, क्या आप इट के साथ वर लगाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्या आप इट के साथ एम लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप इट के साथ आर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। अर्थात आप इट के साथ क्या लगा सकते हैं, या तो इज लगा सकते हैं या वॉज लगा सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर इट के साथ में बी का रूप कौन सा आ सकता है, या तो इज आ सकता है या फिर, समझ गए, वॉज आ सकता है। सेंटेंस देखिएगा, पहला सेंटेंस, इट इज टाइम टू call the police। दोस्तों ध्यान दीजिएगा उच्चारण को, मैंने क्या पढ़ा है इसको, पुलिस। मैंने पुलिस नहीं पढ़ा है, मैंने पॉलिस भी नहीं पढ़ा है, मैंने इसको पढ़ा है पुलिस। यहां इस शब्द को थोड़ा सा देखेंगे, इस शब्द का उच्चारण अक्सर हम गलत करते हैं। आप डिक्शनरी उठा के देखिएगा, आपको कुछ यूं लिखा मिलेगा, ये प ली और स। इसको आप क्या पढ़ लेंगे, प पढ़ लेंगे, इसको ली पढ़ेंगे और इसको आप स पढ़ेंगे, पुलिस, ठीक है। तो आज के बाद में आप भी इसको थोड़ा सा मेरे साथ साथ सही उच्चारण आप करना इसका सीखिएगा, सही उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलता है तो उसकी पर्सनालिटी जो है बड़ी खिल उठती है, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है आपकी पर्सनालिटी पे। तो जरूर कीजिए, इन्वेस्टमेंट आपको फ्री में मिल रहा है और इसके लिए आपको कोई चार्जेस जो है वो भी नहीं चुकाने पड़ते हैं। सिर्फ मैं इतना सा ही कहता हूं, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपको भी अच्छा लगे, तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, खूब सारे सवाल कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों शेयर करना ना भूले चैनल को। चलिए वापस चलते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। इट इज टाइम, इसको आपको रिपीट करना है, इट प्लस बी प्लस टाइम रिपीट कर दीजिए। कर दिया जी, इट इज टाइम, कर दिया रिपीट। अब क्या करना है, जो टू इन्फिनिटी दे रखा था उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसको पहले लेकर के आइए, लेकिन क्या लिखेंगे उससे पहले आप फॉर लगा देंगे। लगा दिया, फॉर द पुलिस। अब टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बोल दीजिए, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात टू बी कॉल्ड, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या था, इट इज टाइम टू कॉल द पुलिस। कि हाँ, इसका मीनिंग भी समझ लीजिए कि इस प्रकार के सेंटेंस को काम में कहां लेते हैं। अरे भाई, जब हम किसी चीज से बड़े तंग से आ जाते हैं, यार अब तो ये काम करना ही पड़ेगा, यार बहुत वक्त हो गया, ठीक है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब तो ये काम करना ही पड़ेगा, इट इज टाइम टू कॉल द पुलिस, कि अब तो पुलिस बुलानी ही है, बुलानी ही पड़ेगी। इस प्रकार का जब आप मीनिंग देना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ गए दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आपके टू इन्फिनिटी से बनने वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस, जिनको अपन अभी अभी पैसिव वॉइस में लेकर के गए हैं। इनसे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल अपने लिख सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ओके। तो यहां पर अपन ने 5 पैटर्न्स तैयार किए हैं, 5 पैटर्न्स पढ़े। पहला पैटर्न क्या था, ठीक है, जब हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद में बी और बी के बाद में टू इन्फिनिटिव लिया। दूसरा पैटर्न क्या था, हैव के बाद में टू इन्फिनिटिव लिया। तीसरा पैटर्न क्या था, जब हमने बी के बाद में गोइंग
और अबाउट और फिर टू इन्फिनिटी लिया। और अभी चौथा पैटर्न क्या था, देयर वाले सेंटेंसेस थे। और पांचवा पैटर्न जो है वो है आपका इट प्लस बी प्लस टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम शब्द है इससे पहले कुछ एडजेक्टिव्स भी रखे जा सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है इट इज हाई टाइम, ओके, इस प्रकार से भी हो सकता है, या ऐसे ही कुछ लाइकवाइज ऐसा ही कुछ और भी रखा जा सकता है। तो आपको वहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उस शब्द को भी वैसा का वैसे ही साथ में रख देंगे। अभी इसमें इंफिनिटी में अभी दूसरे पार्ट में जिसको मैं नाम ले रहा था क्या, बेयर इंफिनिटिव, हम अभी उसकी तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चल रहे हैं जी, बेयर इंफिनिटिव वाले सेंटेंसेस की तरफ अभी अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेयर इंफिनिटी का प्रयोग जब वाक्य में होता है, कौन से वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, ये रहा। अब मेरे साथ साथ आप यहां आइए, यह आपका रेगुलर सब्जेक्ट हो गया, रेगुलर वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो वर्ब आई है, ठीक है, क्या इससे पहले टू लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, नहीं ना, तो ये आपके लिए किसका काम कर रहा है, ये यहां पर बेयर इंफिनिटी का काम कर रहा है। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, समझ गए आप, ओके। देखिएगा, अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको आप पहले लेकर के आएंगे, जो वर्ब दी गई है उसे आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे। और अभी क्या करना है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेयर इंफिनिटी है उसे यहां रखेंगे, लेकिन रखेंगे किस रूप में, इस रूप में। किस रूप में रखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इन्फिनिटी के रूप में रखेंगे। अर्थात एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ ऑब्जेक्ट के बाद में, तो आप पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, उसे टू इन्फिनिटी में बदल देंगे। फिर इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इसका कुछ अलग से दे रखा हो तो आप रख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप बाई लगाइए, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के केस में ढाल करके बाई प्लस एजेंट के रूप में आप रख दीजिए, ठीक है। बेहद ही सरल है, बहुत सरल है, आपको कहीं पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दिस इज अशोक हियर, ठीक है, आई वुड हेल्प यू, ओके। देखिएगा सेंटेंस, देखिएगा, आई मेड हर laugh, I made her laugh, अर्थात मैंने उसे हंसा दिया, ठीक है। हालांकि यहां पर मेक शब्द जो है उसका प्रयोग जो है एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हुआ है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक ऐसी वर्ब जो किसी एक ऐसे एक्शन को बताती है जो आप अर्थात सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, किसी से करवाता है। अर्थात ऐसा कोई कार्य जो आपने खुद ने नहीं किया, किसी से करवाया है, ठीक है, उतना अगले को प्रेरित किया कि वो उस कार्य को करने को क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, ठीक है। तो हम इस प्रकार की वर्ब को क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्ब कहेंगे। आई मेड हर लाफ, मैंने उसे हंसाया, मैं नहीं हंसा, मैंने उसे हंसाया, ओके। तो यहां पर मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। खैर फिलहाल चलिए, यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, लाफ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अर्थात बेयर इन्फिनिटिव है। पैटर्न पे चलिए, सबसे पहले कि आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हर क्या लिखोगे आप, शी लिख दिया जी। बी का फॉर्म क्या लेकर के आओगे, ये मेड क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बोलिए फटाफट, वॉज तथा वर होगा। तो शी के साथ आप क्या लिखोगे, वॉज, शी वॉज मेड, रख दिया आपने। अब आपने क्या कर लिया, मेड को भी काम में ले लिया, हर को भी काम में ले लिया, लॉफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको आपको रखना है, तो किस रूप में रखोगे, टू लॉफ, इस रूप में रखोगे। फिर बाई रखिए और आई को चेंज कर दीजिए किसमें, मी में। तो आपने क्या किया, यहां पर लॉफ अर्थात जो बेयर इन्फिनिटी था उसे किस में तब्दील कर दिया, किस में बदला आपने, टू इन्फिनिटी में बदला, ठीक है। वाक्य क्या रहा, शी वॉज मेड टू लॉफ बाई मी, उसे मेरे द्वारा हंसाया गया, ओके दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े इसी में, ही
saw, he saw her. Open the gate, उसने उसे दरवाजा खोलते हुए देखा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेयर इंफिनिटिव है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो पहले आप फटाफट इसको ऑब्जेक्ट को ले आइए। हर का क्या हो जाएगा? शी। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज तथा वर्ब में से लिख दीजिए वॉज। शी वॉज सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको लेकर के आइए टू। ओपन द गेट बाय, ही का ऑब्जेक्ट केस लिख दीजिएगा अर्थात हिम लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जो बेयर इंफिनिटी होता है आप इसे बना करके लिख दीजिए, क्या? टू इन्फिनिटी बना करके लिख दीजिएगा। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, यदि वाक्य में बेयर इंफिनिटी का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? बेयर इंफिनिटी का प्रयोग हुआ है और उस वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब के रूप में यदि लेट, LET लेट, यदि लेट का प्रयोग हुआ है तो बेयर इंफिनिटी कभी भी टू इन्फिनिटी नहीं बनेगा। ध्यान कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि किसका प्रयोग हुआ हो? लेट शब्द का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेयर इंफिनिटिव आया है। लेट का प्रयोग हुआ और फिर बाद में क्या आया है? बेयर इंफिनिटिव आया है। तो इसका देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हर को लेके आइए शी। यहां पर लेट इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती हैं। सेंटेंस के मीनिंग पे जाएंगे तो लगता है कि पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लगा दीजिए? बी की पास्ट फॉर्म अर्थात वॉज तथा वर्ब में से वॉज लगा दिए तो क्या लिखेंगे अपन? शी वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होगी, शी वॉज लेट टू गो। यदि आपने ऐसा लिख दिया तो आपका सेंटेंस क्या होगा? गलत। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरे को तो ऐसा ही कहा गया था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्या बेयर इंफिनिटी आया है तो किस में चेंज कर दो? टू इन्फिनिटी में। नहीं, यहां केवल इस वर्ब के साथ में आपको अलग से ध्यान रखना है कि बेयर इंफिनिटी को बेयर इंफिनिटी में ही रखा जाएगा। शी वॉज लेट गो बाय मी, ये आपका सही सेंटेंस रहेगा। अर्थात लेट के बाद बेयर इंफिनिटी को बेयर इंफिनिटी में ही रखना है, टू इन्फिनिटिव नहीं बनाना है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये आज के सेशन में हमने जो कुछ पढ़ा है वो किसके इर्द गिर्द था? वो सिर्फ इन्फिनिटिव शब्द के इर्द गिर्द था। ये सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूम रही थी? इन्फिनिटिव शब्द के चारों तरफ ही घूम रही थी। अर्थात हमने आज एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का यदि प्रयोग किया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है ये हमने पढ़े हैं। हमने यहां पर 5 पैटर्न पढ़े हैं टू इन्फिनिटी के और 1 पैटर्न पढ़ा हमने बेयर इन्फिनिटी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन जो है बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, और आपके बहुत सारे कमेंट्स की मुझे आवश्यकता है, बहुत सारे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स की मुझे आवश्यकता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस जो है मैं आपके सामने लेकर के आऊं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में मैं लिटरेचर, वोकैबुलरी, ग्रामर और कंपोजिशन पार्ट्स जो है उन पर भी वीडियोस लेकर के आऊं। ठीक है, मैं अभी कुछ स्कूल जो एजुकेशन है उन पर भी वीडियोस लेकर के आऊंगा, तो इंतजार कीजिए, जल्द ही मैं उन वीडियोस के साथ में आपके सामने आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।